अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस नावल ज़िंदगी तेरे नाल जिसको तहरीक हरम शाह ने आज इसकी 5 एपिसोड मैं रीड करूँगी। तो मेरी आप लोगों से एक मुद्बाना गुजारिश भी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और हो सके तो मेरे तमाम वीडियो को लाइक्स भी करेगा। तो चलें अब पढ़ते हैं इसकी जानिब। आज अरशमान को और आन की मेहंदी थी और सब इसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे। बाहर लॉन में मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया गया था और घर वाले अंदर हॉल में आन का इंतज़ार करते थे। अचानक ही अनाबिया का ध्यान सीढ़ियों की जानिब गया। वाओ! सीढ़ियों से नीचे उतरती लड़की को देखा। बेसाख्ता ही अनाबिया ने कहा तो बाकी सबके साथ साथ अरशमान ने भी इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। हल्के जामनी रंग का भारी कामदार लहंगा पहने हुए दुपट्टे को गले में डाले हुए इतराका सीढ़ियाँ उतर रही थी। कमर तक आते हुए भूरे सुनहरी बाल खुले छुड़े हुए थे और हल्की सी ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो लड़की ज़्यादा कोई हूर ही दिखाई दे रही थी। ये कौन है? अनाबिया के साथ खड़े इसके भाई अरम ने इस लड़की को सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा, ये लीज़ा है भाई, ये शाहिद अंकल की बेटी। अनाबिया ने लीज़ा को देखकर मुँह बनाया। इसके परियों जैसे हुस्न सना चाहते हुए अनाबिया को जलन हो रही थी। वाह यार क्या चीज़ है! मैं यूँ ही इस मुलाज़मा के पीछे ख्वार हुआ। असल चीज़ तो यहाँ है। अरम की बात पर अनाबिया ने इसे घूर कर देखा। सोचना भी मत, एक तो ये आन की छोटी बहन है और दूसरा बहुत चालाक लड़की है। पंगा मत लेना इससे, वरना जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगी आपको। अनाबिया ने मुँह बनाकर कहा और वहाँ से चली गई। ऐसी के लिए तो उम्र कैद भी मंजूर है। अरम ने फिर से लीज़ा को सर से लेकर पैर तक देखा, लेकिन लीज़ा सीढ़ियों से उतरने के बाद सबको नज़रअंदाज करती सीधा अरशमान के सामने जा खड़ी हुई। कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हारे पसंदीदा रंग में? लीज़ा के सवाल पर अरशमान अपनी मुठ्ठियाँ बीच गया। वो तो सोच रहा था कि इसने ये रंग इत्तेफाकन पहना होगा, लेकिन इसकी बात पर अरशमान ने बेइंतहा गुस्से में आ चुका था। सच बताओ, नफरत हो गई है मुझे इस रंग से। अरशमान की बात पर लीज़ा के चेहरे की सारी नज़ाकत और ख़त्म हो गई थी। वो अपनी खूबसूरती से अरशमान को ज़ेर करने का इरादा रखती थी, लेकिन मोहब्बत तो दूर, वो अरशमान की नज़रों में से अपने लिए नफ़रत तक ख़त्म नहीं कर पाई थी। इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ मैं अरशमान मलिक, तुम अंधे हो या बनने का दिखावा कर रहे हो? लीज़ा ज़रा सा अरशमान के करीब आई और अरशमान ने अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को देखा जो अपनी सरगोशियों पर इसे सवालिया नज़र से देख रहे थे। वो तो शुक्र था कि अम्मा अब्बी या फ़रीन बेगम यहाँ नहीं थी, क्योंकि अरशमान को इनके अलावा किसी की परवाह नहीं थी। जो सोचना चाहता था सोचता रहता है। मैं अंधा नहीं, बल्कि तुम बेवकूफ़ हो जो ये समझती है कि मोहब्बत सूरत से होती है। नहीं लीज़ा मलिक, मोहब्बत इंसान से होती है, इसकी रूह से होती है, और जिससे हमें मोहब्बत होती है इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं है, जन्नत की हूर भी नहीं। लीज़ा अरशमान की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अपनी मुठ्ठियाँ कस के रह गई, और तभी अरशमान की नज़रें सीढ़ियों की जानिब की तो आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समेट आई। वो लीज़ा से दूर होकर आन के पास गया, जो सब्ज़ रंग की कुर्ती और ऑरेंज कलर का शरारा पहने, दुपट्टा सर पर डाले, हल्की सी ज्वेलरी और मेकअप से सजी अपनी दोस्तों के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अशमान को अपने सामने देखकर आन के होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई। उसने अपना सर झुका लिया। अशमान हर एक को नज़रअंदाज करता हुआ उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है तुम, किसी परी से भी ज़्यादा खूबसूरत। अशमान की बात पर आन के गाल थक गए, जबकि इस इंग्लिश में कई बात सुनकर जहाँ सब पर शरारत से हंसे, वहीं लीजा अपनी नफरत से इन दोनों को मोहब्बत को देखने लगी। मान आप भी ना, आम ने शर्माते हुए कहा और अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई। इसके चाहते ही अशमान ने भी इसके पीछे चल दिया, लेकिन फिर इसने रुककर लीजा को देखा। तुम मेरी आन के मुकाबले में कुछ नहीं, कभी मत सोचना कि तुम मुझसे छीन सकती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आन का हूँ। इतना कहकर अशमान वहाँ से चला गया और लीजा अब तनहा इस हॉल में खड़ी लाल होती आंखों से इन्हें अपनी खुशी की जानिब जाता देख रही थी। लीजा बेटा अब यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो बाहर सबके दरमियान चलते हैं। शाहिद साहब ने लीजा को वहाँ खड़े देखा तो उसके पास आकर कहने लगी, लेकिन गुस्से से पलटकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आए और गुस्से से चिल्लाते हुए ड्रेसिंग टेबल मौजूद हर चीज़ फर्श पर फेंक कर तोड़ दी। शाहिद साहब जो इसके गुस्से पर हैरान होकर इसके पीछे आए थे, सब देखकर वैसे परेशान हो गए। क्या हो गया लीजा, किसी ने कुछ कहा है क्या? शाहिद साहब ने परेशानी से पूछा तो लीजा इनकी जानिब पलटी और इनके पास आकर इन्हें सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आई एम लव हम डैड, आई रियली लव हम, मुझे वो चाहिए, मुझे वो अपने लिए चाहिए। लीजा के रोका कहने पर शाहिद साहब परेशान हो गए। इनकी बेटी तो वो थी जो अपने कदमों पे बिछने वाले लड़कों को भी पलट कर नहीं देखती थी, तो वो कौन था जिसके लिए वो इतनी शिद्दत से रो रही थी? कौन है बेटा वो, बताओ मुझे, जो मेरी बेटी को पसंद है वो ज़रूर सिर्फ इसका होगा। शाहिद साहब ने लीजा का चेहरा हाथों में थाम कर मोहब्बत से पूछा। लीजा ने अपने आंसू ज़ब्त करते हुए वो इनकी जानिब देखा। अशमान डैड, आई वॉन्ट हम रियली वॉन्ट हम। लीजा की बात पर शाहिद साहब सख्ते के आलम में आ गए। आप देंगे ना मुझे इसे? मुझे डैड, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और अशमान मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मुझे वो चाहिए डैड। लीजा ने रोते हुए ज़िद्दी अंदाज में कहा। शायद ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। इनकी एक बेटी इनसे दूसरी
बेटी की खुशियाँ माँग रही थी। लीज़ा ने अपने मुँह पे पानी के छींटे मारे और खुद को आईने में देखने लगी। लाल आँखें इसके रोने की गवाह थी क्योंकि इसकी किस्मत में रोना लिख गया था। वो तो हर वक़्त हँसने वाली लड़की थी क्योंकि इसे पूरे दिन में सिर्फ़ मलिक ही अच्छा लगा था जो इसकी जाने पलट कभी नहीं देखता था। आखिर क्यों हुआ था ऐसा? दिल में उठने वाले सवालों पे लीज़ा की पकड़ संग के गिर्द मज़बूत हो गया और वो गुस्से से पलटकर शाहिद के कमरे की जानिब चली गई। इसकी बात सुनकर शाहिद इसे कोई जवाब दिए बगैर कमरे से चले गए। अब लीज़ा को इनसे जवाब चाहिए था जिसे उन्होंने हमेशा लीज़ा की हर ख्वाहिश पूरी की थी। इसे अभी भी इनसे अशमान चाहिए था। लीज़ा ने इनके रूम का दरवाज़ा खोला तो नज़र शाहिद पे पड़ी जो अपने कपड़े बैग में रख रहे थे। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? लीज़ा ने गहरी निगाहों से इस बैग को देखते हुए पूछा। अपना सामान पैक कर लो लीज़ा, मेरे एजेंट से बात हो गई है। सुबह 9 बजे की टिकट हमारे हम कल ही कनाडा वापस जा रहे हैं। लीज़ा को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मुझे नहीं जाना कनाडा। लीज़ा ने गोया हतमी फैसला सुनाया। क्यों नहीं जाना? पहले तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी, अब तुम्हें नहीं जाना, नहीं जाना। शाहिद साहब ने खुद पर ज़ब्त करते हुए कहा। वो लीज़ा पे गुस्सा करके इसे मस्जिद में नहीं डालना चाहते थे। मुझे सामान चाहिए डैड, आई लाइक हम इस पर मेरा हक है फॉर गॉड्स सेक लीज़ा। शाहिद सर के चिल्लाने पे लीज़ा हैरत से नदियाने देखने लगी। वो आन से मोहब्बत करता था, तुमसे नहीं। खुदा इस बात को समझो और चुपचाप यहाँ से चलो। शाहिद इतना कहकर फिर से अपना सामान पैक करने लगा। मुझे जो चाहिए होता आप मुझे हमेशा दे देते तो अब क्या होगा? अशमान कोई चीज़ नहीं है कि इसे उठाकर तुम्हारी गोद में डाल दूँ। वो इंसान है। शाहिद की बात पर लीज़ा की आंखें फिर से भरने लगीं। लेकिन मुझे वो चाहिए डैड, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ वो जैसे आन का ख्याल रखता है वैसे मेरा रखे, जैसे इसे आन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मैं भी इसे लगूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। लीज़ा ने सिद्धि अंदाज में कहा तो शाहिद साहब घबरा गहरा सांस लेकर रह गए। हम कल यहाँ से वापस जा रहे हैं लीज़ा और ये मेरा फैसला है। लीज़ा ने हैरत से शाहिद की जानिब देखा। यानी आप मुझे आयुष्मान नहीं देंगे? नहीं। लीज़ा के पूछने पर शाहिद ने साहब ने फ़ौरन कहा तो फिर मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। ऐसा क्या लगता है वो खुशी खुशी शादी कर लेगा? मैं यहाँ की हर खुशी को गम में बदल दूँगी। लीज़ा चिल्लाई और मुड़कर वहाँ से चली गई। शाहिद साहब फ़ौरन इसके पीछे गए क्योंकि वो जानते थे गुस्से और ज़िद में वो कुछ भी कर गुज़रती थी। लीज़ा मेरी बात शाहिद ने कुछ कहना चाहा लेकिन लीज़ा ने इनके मुँह पर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले तो शाहिद साहब ने ठंडी आह भरी लेकिन फिर शीशा टूटने की आवाज़ पर घबरा कर दरवाजे की जानिब हुए। लीज़ा क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। शाहिद ने दरवाजे को झंझोड़ा लेकिन वो नहीं खुला और अपनी बेटी की ज़िद और जुनून पर इनका दिल खौफ से बंद हो रहा था। क्या हुआ चाची? सुल्तान ने इनको परेशानी से दरवाज़ा खटखटाते देखा तो परेशानी से इनके पास आया। बेटा लीज़ा इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पता नहीं क्या कर रही है, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। इतना कहकर शायद फिर से काँपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाने लगा। हटे आप, सुल्तान ने इतना कहा और दरवाजे को ज़ोर से इतनी से 4 से 5 कंधे से मारा जिसके नतीजे में दरवाज़ा खुल गया। लेकिन सामने का मंज़र देखकर सुल्तान सकते में आ चुका था। लीज़ा शाहिद साहब की नज़र लीज़ा पे पड़ी तो साँस तक लेना भूल गए थे क्योंकि लीज़ा ज़मीन पर गिरी थी और उसकी कलाई से खून पानी की तरह बह रहा था जबकि दूसरे हाथ में शीशे का टुकड़ा था जिसने इसने अपनी कलाई को चीरा था। ओह खुदाया! नहीं। शाहिद ने रोते हुए लीज़ा के पास गया, उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। ये क्या किया तुमने? शाहिद ने रोते हुए अपनी लाडली को खुद से लगाया। मैं इसे किसी का होते नहीं देख सकती डैडी, इससे पहले मैं खुद को मार दूंगी। मैं खुद को मार। लीज़ा इतना बोल पाई और खुद से बेगाना हो गई जबकि अपनी लाडली को मौत के दहाने पर देखकर शाहिद सिसक सिसक के रोने लगे। जैसे लीज़ा ने चाहा था वैसा ही हुआ। फजर का वक्त हो चुका था। सब अपनी खुशियाँ छोड़कर परेशानी से अस्पताल के हॉल में खड़े थे। चाहे वो लीज़ा कुछ अरसे से ही जानते थे लेकिन वो इनका खून थी। इस घर की सबसे छोटी बेटी तो भला कैसे इसकी तकलीफ़ों को फरामोश करते। बस एक ही अरमान था जिसका आसमान तमाशे पर दिल कह रहा था कि जाकर इस लड़के का गला ही काट दे ताकि जान छूटे इसे। सीनियर डॉक्टर कमरे से बाहर आते सबने इनकी जानी परेशानी से देखा। शाहिद साहब ने बेचैनी से इनकी जानी पड़े। मेरी बेटी कैसी है? अ, मेरी बेटी कैसी है वो? डॉक्टर ने एक नज़र ईरन को देखा जो अभी भी मेहंदी के जोड़े में थी जबकि ज्वेलरी वो उतार चुकी थी। वहाँ खड़ी परेशानी से डॉक्टर की जानिब देख रही थी। शुक्र है आप इन्हें जल्दी से यहाँ ले आए वरना कट का काफ़ी गहरा था, मतलब ज़्यादा हो सकता था लेकिन फ़िलहाल वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात पे सबने सुख का साँस लिया। शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं तो डर ही गई थी शादी का घर मौत वाला घर ना बन जाए। ना जाने क्यों मेरे बच्चे की खुशी पर ऐसी नहुसत छानी थी। फरीन बेगम ने नफ़रत से आन की जानिब देखते हुए कहा और अम्मा भी इनकी बात पे गहरा सांस लेकर रह गईं। लेकिन एक परेशानी है। डॉक्टर की बात पे शायद फिर से बेचैन हो गए। मोस्टली जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो ज़िंदा बचने के बाद भी मना नहीं होते जब तक वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो जाएँ। इसलिए प्लीज़ आपकी बेटी जो भी चाहती है इसे पूरा करने की कोशिश करें। डॉक्टर की बात पर शाहिद का सर झुका। वो क्या बताता, वो ज़िद्दी सी लड़की अपनी बहन का मुकद्दर माँग रही है थी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? श्योर। डॉक्टर शाहिद के पूछने पर डॉक्टर ने कहा तो शायद इसके कमरे में चले गए जहाँ लीज़ा को रखा गया था। डॉक्टर आन आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको इनकी मेडिकेशन बता दूँ।
डॉक्टर के कहने पर आन ने इस बात में सर हिलाया, उनके पीछे ऑफिस में चली गई। चले बच्ची ठीक तो है, मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, मेहमान बातें बना रहे होंगे, खामखा का तमाशा लगा दिया इसने। फरीन बेगम ने मुंह बनाकर कहा, तुम चली जाओ घर फरीन, वैसे भी यहाँ पहले ही बहुत परेशानी है, इस सब पर तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं। सुल्तान तुम फरीन और अनाबी को घर लेकर जाओ, मैं अरशमान के पास साथ आ जाऊंगी। सुल्तान ने हाँ में सर हिलाया, फरीन बेगम को साथ आने का कहकर वहाँ से चला गया। फरीन बेगम पहले से जाने के लिए बेचैन थी, इसलिए फ़ौरन अनाबी को लेकर वहाँ से चली गई। अम्मा भी मैं भी आता हूँ। अम्मा भी के हाँ में सर हिलाने पर अरशमान सीधा इस ऑफिस की जानिब गया जहाँ आन डॉक्टर के साथ गई थी। अरशमान ऑफिस में दाखिल होता देखकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। आन मुझे तुमसे बात करनी है। अरशमान के पुकारने पर आन ने अपने हाथ में पकड़े पेपर से ध्यान हटाया। जी आन, मैं चाहता हूँ हम वापस चलें और सुबह होते ही हमारा निकाह हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की हरकत से हमारी शादी आगे हो। अरशमान की बात पर आन की आंखें हैरत से फैल गई। क्या हो गया आपको मान, मेरी बहन हॉस्पिटल में और आपको शादी की पड़ी है। इस बात पर अरशमान ने अपने दांत कचटाने लगा। मुझे इस लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बला से मर जाए वो। आन पर अरशमान की बात अपने सीने पर हाथ बांध गई। लेकिन मुझे पड़ता है माँ, मान वो बहन है मेरी, कैसी बहन वो जिसने तुम्हारे से की मोहब्बत तुमसे छीन ली। आन तुम्हें क्यों है इसकी परवाह? अरशमान ने गुस्से से बेचैनी से पूछा। वो नहीं चाहता था कि लड़की इनकी खुशियों में रुकावट बने, क्योंकि मैं आपकी तरह बेमुरवत नहीं हो सकती। मान प्लीज़ आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, लीजा के ठीक होने पर हम कर लेंगे शादी। आन इतना कहकर फिर से पेपर्स देखने लगी। आन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो लड़की। अरशमान कुछ कहते कहते रुक गया और आन ने परेशानी से इसकी जानिब देखा। क्या बात है मान, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है? लीजा के सवाल पर अरशमान ने कुछ देर सोचा, फिर आन को सब बताने का फैसला किया। वो जानता था आन खुद से ज़्यादा इस पर भरोसा करती है। आन वो लीजा मुझसे, अरशमान बेटा। शायद की आवाज़ पर आन और अरशमान दोनों ने इनकी जानिब देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ क्या तुम बाहर आकर मेरी बात सुनोगे? आज शाहिद के पूछने पर शमान ने एक नज़र आन को देखा, फिर इस बात में सर हिलाकर इनके पीछे चल दिया। शायद अस्पताल के बाहर बने लॉन में आए। शमान की जानिब मुड़कर अपने हाथ इसके सामने जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी लीजा को बचा लो शमान, मेरी बेटी को बचा लो, वो खुद की जान ले लेगी अगर तुम इसे नहीं मिले तो वो बहुत चाहती है वो तुम्हें। शायद की बात पर शमान ने हैरत से गुस्से से देखा। और आन का क्या, जो मुझे बचपन से चाहती है वो रह लेगी मेरे बिना? अशमान के सवाल पर शायद का असर शर्मिंदगी से झुक गया। आन खुद को संभालेगी अशमान, लेकिन लीजा बहुत ज़िद्दी है। इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है कि अपनी खुशियों को अहमियत दो, जो जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, जो तुम्हें चाहिए हासिल करो। अगर इसने तुम्हें हासिल नहीं किया तो वो खुद को मार देगी। तुम इसे नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी है। अशमान ने अब की बार नफरत से इस महबूब मजबूर बाप को देखा। अफसोस हो रहा मुझे आप पर, जो शख्स अपनी औलाद पे इंसाफ नहीं कर सकता, इसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं। इसकी इतनी परवाह आपको और मेरी आन का क्या? वो भी तो आपकी बेटी है ना, इसके हुकूक का जवाब नहीं देना क्या आपने? अशमान की बात पे शायद शर्मिंदगी के बोझ तले दब गए। बचपन से आपने एक बार भी इसे बाप का प्यार नहीं दिया, अपना सारा प्यार इस पर निछावर कर दिया, अब आन की मोहब्बत भी इसे देना चाहते हैं। अशमा ने गुस्से से अपनी मिठियाँ मीच कर कहा, मेरी तरह से वो लड़की चाहे जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी आन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, समझा दीजिएगा आप इसे। ये इसे कि मैं सिर्फ अपनी आन का हूँ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी या दिल में किसी और की जगह नहीं। इतना कहकर अशमान वहाँ से चला गया और शायद वह खड़े रोते रहे। और उससे इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके थे, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत से वो बाखूबी वाकिफ़ थे। सुबह से दोबारा शाम होने को थी जब लीज़ा को होश आए। सारा वक्त आन और शाहिद वहीं लीज़ा के पास ही रहे, जबकि अशमान सुबह होते ही अम्मा भी को लेकर घर चला गया था। अभी भी शाहिद लीज़ा के पास बैठे थे और डॉक्टर के पास थी। जब लीज़ा ने अपनी आंखें खोलकर शाहिद को देखा, शुक्र है अल्लाह का। शाहिद ने बेसाख्त और आगे होकर अपने होठ इसके माथे पर रखे। डैड डैड, लीज़ा ने हल्के से ने पुकारा तो शाहिद मुस्कुरा दिए। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास मेरा बेटा। शाहिद ने नरमी से इसके बालों को सहलाया। हम अरशमान वो नहीं आया? लीज़ा के पूछने पर शाहिद ने गहरा सांस लिया और फिर से लीज़ा को इस शख्स के लिए तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते थे। नहीं, शायद ने संजीदगी से कहा, कहाँ है वो? लीज़ा ने हल्की सी आवाज़ से पूछा। कमज़ोरी की वजह से वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। तुम भूल गई आज शादी थी इसकी, वो वहाँ है। शायद ने इस किस्से को ख़त्म करने का सोचा। वो जानते थे कि लीज़ा वलवला करेगी, लेकिन लीज़ा की आंखों में जुनून उतरता देखकर वो परेशान हो गई। कि क्या उन्होंने आन से शादी कर ली? शाहिद ने गहरा सांस लेकर इस बात पे सर हिलाया। लीज़ा बिल्कुल खामोशी इनको देखने लगी। आज सुबह ही इनकी शादी हो गई, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे दोनों ठीक होते ही कनाडा वापस चले जाएंगे और देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जिसके साथ तुम मुझे अकेला छोड़ दे। लीज़ा ने उनकी बात काट कर कहा तो शाहिद परेशानी से उसे देखने लगी। लीज़ा आई सेड लीव मी अलोन, लीज़ा ने दांत पीस कर कहा तो शाहिद गहरा सांस लेकर उठे और वहाँ से चले गए। इनकी जाते इनके कई अल्फाज लीज़ा के दिमाग में गर्दिश करने लगे कि शमान आन से शादी कर चुका था। वो आदमी जिसे लीज़ा ने चाहा वो इसकी परवाह किए बिना किसी और का हो चुका था।
लिज़ा अपने चकराते सर और दर्द को नज़रअंदाज करती उठ बैठी, हाथ में लगी ड्रिप को खींचकर उतार दिया। दर्द के बावजूद इसके होठों पे एक सिसकी भी नहीं निकली थी। ऐसे कैसे हो सकता है? लिज़ा ने तो सोचा था कि इस चीज़ से चाहेगी वो इसे अपने होश से अपना दीवाना बना लेगी, लेकिन अरशवान तो इसे धुतकार कर जा चुका था। इसने तो इसके अस्पताल होने का भी ख्याल नहीं किया था। अपना आप यूँ धुतकार कर जाना लिज़ा को गवारा नहीं हो रहा था। इसने मुर्दा आँखों से ट्रिप की इस सुई को देखा जो इसने अपनी नब्ज़ से निकाली। फिर इसने क्या अपनी उँगलियों से वो सुई पकड़ के अपने गले पे रख दी। वो खुद नहीं चाहती थी कि इसमें इतना जुनून कहाँ से आया था। बस ये इसकी ज़िद थी और अरशमान को सज़ा देना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारी ज़िंदगी इस पर सारा गुज़ारे कि इसकी वजह से लिज़ा ने अपनी जान ले ली। इससे पहले कि लिज़ा इस सुई को अपनी गर्दन पे चलाती एक चीख इसके कान में पड़ी। लिज़ा ने मुर्दा आँखों से नर्स को देखा जो डॉक्टर उसको बुला रही आवाज़ें दे रही थी। डॉक्टर वहाँ आकर लिज़ा की तरफ बढ़ना चाहा तो लिज़ा काँपती टाँगों पे खड़ी होकर सुई को मज़बूती से अपनी गर्दन पर रखे। मेरे पास मत आना। लिज़ा की हरकतें कमरे में आई शाहिद की रूह तक फना हो चुकी थी। लिज़ा नहीं, प्लीज़ मेरा बेटा मत करो ऐसा। शाहिद चिल्लाए और आगे होना चाहे, लेकिन लिज़ा को सुई मज़ीद सख्ती से अपनी गर्दन पे रखते देखकर वहीं रुक गए। जिसे मैंने चाहा डैड वो किसी और का हो गया। नहीं जीना मुझे, मैं मार दूँगी खुद को। नहीं नहीं लिज़ा, शाहिद चिल्लाया। फिर से आगे होना चाहा। इसे कहिएगा ये सब इसकी वजह से हुआ, सब इसकी वजह से। इतना कहकर लिज़ा अपनी आँखें बंद के सुई गर्दन पे गाड़ ली। लिज़ा मैंने झूठ बोला था, नहीं हुई इसकी शादी, कसम खाता हूँ झूठ बोला था मैंने। शाहिद की बात पर लिज़ा का हाथ वहीं रुक गया। सच में? शाहिद के हाँ पे सर हिलाने पर से अपनी जल्द में चुभी सुई को बाहर निकाला। डॉक्टर मौका देकर आगे हुआ और लिज़ा को पकड़कर नर्स को इसे बेहोशी का इंजेक्शन देने को कहा। इंजेक्शन देने के बाद बेहोश होते ही लिज़ा की ज़बान पर अपने जुनून की दास्तान थी। वो बस मेरा है, किसी और का हुआ तो मार डालूंगी मैं खुद को, लिज़ा ने कमज़ोर लहजे में कहा और बेहोश हो गई। इसे बेड पर लेटा देकर डॉक्टर ने नर्स को इसके पास रहने का कहा और शाहिद को साथ आने का खाने का इशारा किया। ऑफिस में आकर डॉक्टर ने आन को भी वहाँ बुलाया और गहरी नज़र से इन दोनों को देखने लगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी ये कहूँगा मिस्टर मलिक, आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी और जुनूनी। अगर इसकी ज़िद पूरी ना हुई तो किसी न किसी तरह वो खुद को नुकसान पहुँचाती रहेगी और कामयाब भी हो सकती है। डॉक्टर की बात पे आन ने परेशानी से डॉक्टर को देखा। क्या इसने दोबारा? डॉक्टर के इस बात में सर हिलाने पर आन मज़ीद परेशान हो गए। हम इसका किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाते हैं। आन ने मुद्दा बयान किया। साइकोलॉजी का इलाज जितना सीधा दिखता है इतना है नहीं हो सकता। इलाज के बाद वो खुदकुशी ना करे, लेकिन वो पहले जैसी लड़की नहीं रहेगी, ख़त्म होकर रह जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी का इलाज इंसान को तोड़कर नहीं नया बना देता है। डॉक्टर की बात पे शायद मज़ीद परेशानी से रोने लगा। प्लीज़ मिस्टर मलिक, इसका एक हल है, इनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। इतना कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया और आन ने अपना हाथ शाहिद के कंधे पर रखा। वो ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। शाहिद ने इनकार में सर हिलाया। नहीं आन, वो बहुत ज़िद्दी है। मेरे और मार्था के प्यार ने इसमें हर चीज़ हासिल करने का जुनून पैदा किया, वो नहीं संभलेगी। शाहिद की बात पर आन मज़ीद परेशान हो गई। ऐसा क्या है जो इसे चाहिए? आप इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। आन की बात पर शाहिद के आंसू आंखों में अटक गए। उन्होंने अपना सर झुका लिया। क्यों छुपा रहे हैं आप ये बात? मुझे बताएं, इसे क्या चाहिए? आन ने फिर से पूछा, लेकिन शाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आन ने फिलहाल इन्हें अकेला छोड़ना बेहतर समझा, उठकर कमरे से बाहर जाने लगे। अशवान, शाहिद की आवाज़ पर आन के कदम रुक गए। उसने मुझसे मुड़कर सवाली नज़र शाहिद को देखा। इसे अरशवान चाहिए। शाहिद ने अपने अल्फाज से सातवें आसमान तक एक साथ आन पर गिराए थे। आन सकते हैं आलम में शाहिद के पास बैठी इनकी बातें सुन रही थी, जो इसे ज़िंदगी की ख्वाहिश के बारे में हर बात बता रहे थे। यकीन जानो मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं हो कि कब वो आसमान को लेकर इस हद तक जुनूनी हो गई, लेकिन आन वो खुद को नहीं छोड़ेगी। अपने इस जुनून और ज़िद में खुद को ख़त्म कर लेगी वो। शाहिद ने परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, जबकि आन तो बस इन्हें मुर्दा आंखों से देख रही थी। आप क्या चाहते हैं मुझसे? आन के सवाल में पहले तो शाहिद गहरी सोच में डूब गए, फिर उन्होंने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। आशमान तुम्हारी बात नहीं टालेगा। आन तुम इससे कहो कि वो लिज़ा को अपना ले। शाहिद ने इतना कहा, लेकिन फिर आन की खामोशी महसूस करते हुए नज़र उठाकर इसे देखा, जो नज़रों में दुनिया जहाँ का शिकवा लिए इन्हें देख रही थी। क्या मैं आपका खून नहीं? क्या मैं इसके लिए कुर्बानी दूँ? बिल्कुल बिल्कुल जैसे मेरी माँ ने कुर्बानी दी है। क्यों बाबा, क्यों आप मुझे इंसान नहीं समझते? आन की बातें शायद का सर फिर से शर्मिंदगी से झुक गया। बचपन से आप मुझसे और अम्मी से दूर रहे, हमें धुतकारते रहे, फिर मेरे हिस्से का सारा प्यार, सारा वक्त वैसा तर्ज बस इसी दी आप मेरी वाहिद खुशी छीन कर इसके दामन में डालना चाहते हैं। कोई इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? इनके सवालों पर इनका दिल क्या ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, लेकिन वो भी क्या करते, अपनी बेटी के हाथों मजबूर थे, इसलिए अपने कांपते हाथ आन के सामने जोड़ दिए। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ आन, सिर्फ तुम ही हो जो आसमान को कायल कर सकती हो। खुदा के लिए से मना लो, वरना वो पागल खुद को नहीं छोड़ेगी। शायद अब की बार फूट फूट कर रो दी, लेकिन आन इन्हें मुर्दा आंखों से देख रही थी। मुझे माफ़ करते बाबा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। आन इतना कहकर उठी और वहाँ से जाने लगी। शायद को जब आखिरी उम्मीद भी नजर दूर जाती हुई नजर आई, तो वो बगैर सोचे समझे आगे बढ़े, उसे आन के सामने जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ आन, तुमसे भीख मांगता हूँ। शायद के जुड़े हाथ देकर आन थरथरा चुकी थी। चाहे खुद
कर्ज साशा से हमेशा गाफिल रहा, लेकिन वो तो था तो इसका बाप ही ना, और दुनिया की कोई भी बेटी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बाप को अपने पैरों पे गिरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत करें बाबा, मेरे हाल पे थोड़ा रहम करें, मुझसे सब मत छीने। आन के रोकर कहने पर शाहिद ने नम आँखों से देखा। बस एक बार तुम मेरी बात मान लो आन, फिर कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, अपने बाप होने का हर हक तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इनका दिल किया कि इस शख्स से पूछे कैसा हक, जब इसने बाप होने का कोई फ़र्ज़ ही पूरा नहीं किया तो वो किस हक की बात कर रहा था। लेकिन भी शायद के हाथ अपने पैरों की जानिब जाते देखा आन फ़ौरन से दूर हुई। ये आप क्या कर रहे हैं? आन ने हैरत से देखा, ना चाहते हुए से अपनी बहन की किस्मत पर रक्श हुआ था कि इनका बाप इस कदर टूट कर चाहता था, इसके लिए खुद को इस हद तक गिरा दिया था। खुदा के लिए आन, बस एक बार इससे बात तो करो, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करूँगा। वादा करता हूँ तुमसे, बस एक बार इससे बात कर लो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। शायद इतना कहकर अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रो दिया। आन बस हैरत ज़्यादा से इन्हें देखती जा रही थी। जो एक बेटी के लिए दुनिया निछावर करने को तैयार था, दूसरी बेटी का जहां उजाड़ने की इन्हें परवाह तक नहीं थी। सिर्फ इस वजह से आन इनकी इस बीवी की बेटी थी जिससे इन्होंने मजबूरी में शादी की, और लिजा इनकी महबूब बीवी की औलाद थी। लेकिन वो उतना क्यों नहीं समझ सकते कि दोनों इन्हीं की औलाद है, दोनों के रगों में इन्हीं का खून दौड़ रहा था। आपने मुझे मेरी माँ की कसम देकर मजबूर तो कर दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं और अशमान मर तो सकते लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो कभी भी ये बात नहीं मानेगा। आन की आवाज़ पे इस वक्त अपनी मोहब्बत का मान झलक रहा था। और आज से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया शाहिद साहब, मैंने आपको आपके हर हक हर फ़र्ज़ से आज़ाद किया। आन ने इन्हें मुर्दा आँखों से देखते हुए इतना कहा और वहाँ से चली गई। अपने बाप की इस कदर बेमर्दी पर इसका दिल जज़्बात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे। लिज़ा खामोश होने के बाद बेड पे नींद दराज सी बस सामने मौजूद दीवार को तकती जा रही थी, जबकि नर्स अभी भी इसके पास मौजूद थी। ना ही इसने एक पल के लिए लिज़ा को अकेला छोड़ा था। लिज़ा के जहन में शमान की कई बातें और ख़ुद को गर्दिश कर रहा था। अपनी पसंद न मिलने पर इसका जुनून घुटने की बजाय बढ़ता जा रहा था। तुम मेरी आन के मुकाबले में कुछ नहीं, कभी मत सोचना कि तुम मुझे इससे छीन सकती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आन का हूँ। अशमान के कई अल्फाज याद आने पर लिज़ा अपनी मुठियाँ बिछ गई और फिर कुछ सोच कर इसने नर्स की जानिब देखा। सुनो, लिज़ा के पुकारने पर नर्स इसके पास आई, उसे सवालिया नज़र से देखने लगी। मुझे ज़हर चाहिए, ऐसा ख़तरनाक ज़हर जिसे खाने के बाद इंसान में ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे। लिज़ा की बात पर नर्स की आंखें हैरत से फैल गई। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। मैं अभी नर्स बोल रही थी जब लिज़ा का हाथ गर्दन तक गया, उसने अपने गले से पेंडेंट निकाल कर नर्स की जानिब देखा। हीरे का है, ये तुम्हारी सोच से ज़्यादा महंगा है, आप इसे पास रखो और जो कहा है करो। नर्स जो हैरत से लिज़ा को देख रही थी, इसने एक लालची निगाह इस पेंडेंट पर डाली और फिर इसे हाथ में पकड़ कर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आया, एक छोटी सी शीशी लिज़ा के हाथ में पकड़ा दी। काफ़ी ख़तरनाक ज़हर का सैंपल है ये, इसे पीते ही इंसान आधे घंटे में मर जाएगा। लेकिन आपसे एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई हल नहीं, बस हालात बुरे होते हैं, बाकी ज़िंदगी बुरी नहीं। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर चली गई और लिज़ा ने अपने हाथ में मौजूद जहर की इस छोटी सी बोतल को देखा। अब अपनी जान नहीं लूँगी, बल्कि इसकी लूँगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लिज़ा ने जुनून से कहकर अपनी मुट्ठी में इस जहर की बोतल को कैद कर लिया। अपने जुनून में वो हर हद पार करने को तैयार थी, हर रिश्ते का लिहाज बुलाए बैठी थी। आन घर वापस आ चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका सामना शमान से नहीं हुआ था। शायद वो डेरे पर ही मौजूद था। आन इसी कमरे में मौजूद सोफे पर बैठकर इसका इंतजार करने लगी। शायद की बातें उनका वो गिड़गिड़ाना आन के जहन में गर्दिश कर रहा था। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कोई इस कदर बेहिस भी हो सकता है। आन ने सोच लिया कि शमान से बात करके वो शमान का इनकार इनके मुँह पर मारेगी और इन्हें कहेगी अपनी बेटी को लेकर इनसे दूर चली जाए। वो अपनी सोचों के भंवर में अटकी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और शमान कमरे में दाखिल हुआ। अशमान को देखकर आन की धड़कन इसके सीने में ही थम गई, जबकि अशमान नाराज़गी से मुंह फेरता अपनी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगा। अमान, आप नाराज़ हैं क्या? आन के सवाल पर पहले अशमान खामोश रहा, जैसे इसने इसकी बात सुनी ही ना हो। मान, आन फिर से पुकारा तो अशमान ने नज़र उठाकर घूरते हुए से देखा। आखिरकार तुम्हें ख्याल आ गया कि इस दुनिया में कोई अशमान भी है, वरना मुझे तो लगा था अपने बाप और बहन की खिदमत से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अशमान ने मुँह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर आन को फूट फूट कर रोता देखकर इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बह गया। वो फ़ौरन उठकर आन के पास आया। शिश, सॉरी, नहीं करता गुस्सा, प्लीज़ रो मत। अशमा ने नरमी से इसका चेहरा हाथ में थाम कर इसके आंसू पोंछे। आन ने एक मोहब्बत भरी निगाह इस पर डाली। इसके पास दुनिया में एक ही तो खुशी थी, अशमान, और शायद इसे लिज़ा की गोद में डालने की बात कर रहे थे। आन में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो इस बारे में बात करना भी गवारा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर अपने बाप का अपने पैर पे पकड़ना और अपनी माँ की दी जाने वाली कसम याद करके बेबसी से रोने लगी। अच्छा सॉरी, बोल तो रहा हूँ ना, बस गुस्से में बोल गया, अब नहीं कहूँगा। तुम्हें कुछ कहो तो कान पकड़ लूँ। अशमान ने इसे मोहब्बत से सिखाते हुए कहा, अपने कान पकड़ लिया और मुस्कुराकर आन को देखा। वो मुश्किल अपने आंसू पे सिप कर रही थी। मान जी, मान की ज़िंदगी। अशमान ने कानों से हाथ उठाते हुए इतनी मोहब्बत से कहा कि आन का दिल कट के रह गया। वो भला कैसे इतनी बड़ी बात कह देती। आपसे कुछ कहूँ? आन के
सवाल पर अर्शमान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जान हाजिर है, कहो क्या चाहिए तुम्हें? अर्शमान के पूछने वान का अपना सर झुका गई थी। आप ललिता से शादी कर लें। अल्फाज थे अंगारे जो अर्शमान पर बरसे थे। वो अपनी मुस्कुराहट बुलाए बस हक्का बक्का सा आन को देखने लगा, जिसने इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी थी। वो अपनी जान ले लेगी। मान आन ने इतना कहकर अपनी नजरें उठाई, लेकिन अर्शमान की आंखों में देखकर इसकी रूह कांप गई थी। इसे ऐसा लगा जैसे अपने अल्फाज इसने अर्शमान की जान ले ली हो। कौन हो तुम? अर्शमान के सवाल पर आन परेशानी से उसे देखने लगी। तुम मेरी आन नहीं हो सकती। क्या क्या तुमने मेरी ने आन का सर फिर से झुक गया। वो अर्शमान को समझाना चाहती थी कि इसने सिर्फ अपनी माँ की कसम पर ऐसा कहा था। मान में बस अर्शमान के चिल्लाने पर आन सहम कर उसको देखने लगी। तुमने आज मुझे मार दिया आन। मलिक अपने अल्फाज से मेरी रूह मेरी मोहब्बत का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। अर्शमान इससे दूर होने लगा तो आन ने सहम कर इसकी जानिब देखा। ऐसा लग रहा था वह अर्शमान को हमेशा के लिए खो देगी। मुझे लगा था जितना मैं अपनी आन से मोहब्बत करता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत वो मुझसे करती है। जैसे इससे दूरी का ख्याल मेरी सांसें रोक देता है, वैसे ही वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। तुम खुद भी मुझे किसी और का होने का कह रही हो, जो मुझे कोई चीज़ समझा गया क्या क्या किया कि अगर दिल किया तो किसी को भी उठाकर खैरियत में दे दिया। आन ने फ़ौरन कार में सर लौट कर इसके पास चली आई। अमान मेरी बात सुने। ऐसा कुछ क्या सुनूं मैं? आन जो सुनना था वो सुन लिया। मैं आज तक तुम्हारी मोहब्बत में हर एक से लड़ता आया, हमेशा के लिए तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। अपनी माँ, वो जिसने मैंने कभी आँख उठा कर बात नहीं की थी, तुम्हारे लिए उनके मुखालफत करता रहा। और तुम? अर्शमान की आंखों में बेअदबारी का रब देखकर आन का दिल कट के रह गया। और तुम अपने इस बाप और उस बहन के लिए मुझे कुर्बान करने को तैयार है कि जिन्होंने तुम्हें कभी पलट कर देखा नहीं था। अर्शमान की बातों से ऐसा लग रहा है वो मुकम्मल तौर पर टूट गया और आन का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने कई अल्फाज वापस ले ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अल्फाज उसके कमान से निकले तीर की तरह मानद हुए थे, एक बार छूट जाने पर वापस नहीं आते, लेकिन तकलीफ वो तीर के गाँव से भी ज़्यादा तक पहुँचाते थे। इस वक्त यही तकलीफ आन अर्शमान के चेहरे को देख सकती थी। आन की ज़बान से निकले तीर इसके दिल को बहुत बेरहमी से छलनी कर चुके थे। क्या यही कदर थी तुम्हारी आँखों में मेरी और मेरी मोहब्बत की? बोलो आन मलिक, क्या यही कीमत है मेरी मोहब्बत की जिसकी चाव उठाकर दान कर दो? अर्शमान की बात पर आन से सक कर रोने लगी। अपनी गलती का एहसास अब हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माफ़ कर दें मान, मैं आपको तकलीफ़। अर्शमान ने मुर्दा आंखों से इसकी जानिब देखा। तुमने मुझे तकलीफ नहीं दी आन, बल्कि तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को इसकी औकात दिखा दी। मुबारक हो आन मलिक, अपने इस खुदगर्ज बाप और बहन की मोहब्बत में तुमने बहुत बेरहमी से मेरी मोहब्बत को मार दिया। आन ने हैरत से इसकी जानिब देखा। अर्शमान की आंखों में वजनीयत देखकर आन को लगा किसी ने इसके दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। नहीं मान, प्लीज़ मेरी बात सुने। आन ने अर्शमान के पास होकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अर्शमान इसका हाथ झटकता वहाँ से जा चुका था। आन फर्श पे बैठकर सिसक कर रोने लगी। अपनी खतना पर अब रोने पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। शायद इसलिए कहते हैं कि इतना भी मीठा मत बनो कि दुनिया तुम्हें निगल ले। दूसरों की परवाह करो, मगर इतनी भी नहीं कि खुद को बर्बाद कर लो। आज आन भी तो किसी और की परवाह में खुद को बर्बाद कर गई थी। अम्मा भी आपने दवा नहीं लेनी क्या? आप फिर से भूल गई हैं ना? कल से अम्मा भी की दवाई पकड़ कर इनके सामने की तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। लड़की इनका इतना ख्याल रखती थी जैसे ये इसका काम नहीं बल्कि फ़र्ज़ हो। शुरू शुरू में तो वो बेड पे सोने की बजाय फ़र्श पे चादर बिछाकर सोती थी, लेकिन अब अम्मा भी ने जब इसे कहा कि बेड पे सोए वरना वह सुल्तान को कहेगी इसे वापस छोड़ा दे, वो मासूम फ़ौरन डर कर इनके पास बेड पर आ गई थी। अम्मा भी इसका बहुत ख़्याल रखती थी और जितना हो सकता था बाकी सबसे दूर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनीस लोगों की चालाकियों को समझने के लिए बहुत मासूम थी। तुम मुझे अपनी कुछ ज़्यादा ही आदत डाल रही हो नूरी बेटा, फिर तुम्हारे बगैर एक पल के लिए के लिए भी नहीं रहा जाएगा। अम्मा भी की बातें करने से दवाई के बाद पानी का गिलास इन्हें पकड़ा, मुँह बनाकर इन्हें देखने लगी। तो मैं हमेशा आपके पास रहूँगी, कभी दूर नहीं जाऊँगी आपसे। कनीज़ ने मोहब्बत से कहा तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। अम्मा भी कनीज़ के पुकारने पर नींद में जाती अम्मा भी ने कहा। वो रोज़ाना ही दवाई लेकर सोने की आदी थी। आप सोने लगी हैं, मैं अकेली क्या करूँगी? मैं बाहर चली जाऊँ थोड़ी देर? कनीज़ ने इतनी उम्मीद से कहा कि अम्मा भी मना ना कर पाईं। वैसे भी वो इनके बगैर कहीं भी नहीं जाती थी। बस हवेली से बाहर मत जाना और कुछ काम कहे तो मना कर देना। अम्मा भी से इजाज़त मिलने पर कनीज़ खामोशी से एक उठी और बाहर लॉन में आ गई। स्कूल मॉल में रहने वाली लड़की को बंद कमरों में रहना कहाँ अच्छा लगता था, इसलिए लॉन में मौजूद दरख्तों की ठंडी हवा के नीचे खड़े होकर मुस्कुराते हुए ताज़ा हवा को सांसों में उतारने लगी। तभी इसकी निगाह एक मुलाज़िमा पड़ी जो सूखे हुए कपड़े उतार रही थी। इन कपड़ों में से एक शर्ट को कनीज़ पहचान गई थी, इसलिए फ़ौरन इस मुलाज़िमा के पास आई। सुनो, कनीज़ के पुकारने पर मुलाज़िमा ने आँखें उछाल कर इसे देखा। वो सभी अब कनीज़ से डरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो अनजान रास्ता को वो इनका भी हो। ये साईं जी के कपड़े हैं ना? कनीज़ के पूछने पर मुलाज़िमा ने हाँ में सर हिलाया। धोने लगी हो क्या इन्हें? नहीं धो चुकी हूँ, अब इस्त्री करने लगी हूँ, फिर इनकी अलमारी में लटका दूँगी। मुलाज़िमा ने जान छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन कनीज़ के माथे पे बल आए थे। मेरे होते हुए तुम क्यों साईं जी के काम करोगी? इनकी मैं हूँ, तुम नहीं। कनीज़ ने इसके हाथ से कपड़े छीन लिए तो मुलाज़िमा की बकी से कनीज़ को देखने लगी। मगर आइंदा साईं जी के किसी काम को
हाथ लगाना लगाना इनके काम करने के लिए इनकी मैट है। इतना कह कर कनीज़ वो कपड़े संभालती इसके कमरे में चली गई जहाँ कपड़े इस्त्री किए जाते थे और मुस्कुराते हुए इस्त्री चलाकर सुल्तान की एक शर्ट पकड़ी। दिल में आने वाली ख्वाहिश पर कनीज़ ने वो शर्ट अपने चेहरे के पास लाई। धुलने के बावजूद इसमें से सुल्तान की महक महसूस कर सकती थी। इस महक को महसूस कर कर इसके कनीज़ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर इसने नरमी से अपने होठ इस शर्ट पे रख दिए। ऐसा करके कनीज़ ने सहम कर यहाँ देखा जैसे कि इसने कोई चोरी की हो। फिर इसने गाल पे धैक उठे और शर्मीली सी मुस्कान के साथ सुल्तान के सारे कपड़े प्रेस करने लगी। इस बात से बेखबर कि इसे जाने पाता देखकर इसके पास पीछे आया सुल्तान इसकी इस मासूम हरकत पे अपनी मुठ्ठियां बींच कर रह गया था। दिल तो कहता इसे चुरा कर खुद ही छिपा ले, लेकिन ये इसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए लिए तो वो खुद को इससे दूर रखता था, मगर ये काम इसके लिए दिन ब दिन मुश्किल तरीन होता जा रहा था। अरशमान हवेली से निकलकर अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाता गांव से बाहर ले गया। आन की कई बात याद करके स्ट्रिंग पर इसकी पकड़ बहुत सख्त हुई थी। इसकी मोहब्बत अपनी तकलीफ पर माता गना थी। वो इसे से अरशमान ने अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था। वो कितनी आसानी से इसे किसी और का करने का लिए तैयार हो गई थी। आन से दूरी का ख्याल तो अरशमान की जान निकाल देता। वो खुद ही इसे किसी और का करने का तैयार थी। अरशमान की मोहब्बत का जो मान था, आन इसे इससे ज़्यादा चाहती थी। वो भी इसके बगैर जी नहीं सकती। ईमान आज बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अशमान गुस्से और करत से चिल्लाया और गाड़ी रोककर से सच कर रोने लगा। इस आज इसे लग रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर टूट गया है। आन से ने अपनी बातों से इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और रात तक वो इसी सुनसान जगह पे गाड़ी रोके अपनी मुर्दा मोहब्बत का मातम करता रहा। लेकिन रात होने पर जब इसने आंसू पहुँचे और वापस हवेली की जाने जाने लगा, तब वो एक बिल्कुल ये नया इंसान बन चुका था। तो ऐसा इंसान जो इस सुनसान जगह पर अपनी मोहब्बत और उल्फत को मार कर दफना आया था और अब बस अपने अंदर गुस्से और नफरत को लेकर वापस जा रहा था। हवेली वापस आते हुए सीधा अपने कमरे में गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर इसे आन बेचैनी से कमरे में टहलती नजर आई, जो अरशमान को देखते इसके पास आई और रोते हुए अपना सर इसके सीने पे रख दिया। आई एम सॉरी मान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर थी। बाबा ने मुझे अम्मी की आन के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब अरशमान ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ के इसे खुद से दूर किया। मैं तुम्हारा महरम नहीं हूँ जो मुझसे यूँ लिपट रही हो। खबरदार, जब मुझे कभी मान कहकर पुकारा तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। मेरा नाम अरशमान मलिक है, जो तुम इसी नाम से मुझे पुकारोगी। अरशमान की इस कदर नफरत और बेरुखी पर आन ने सहम कर इसे देखा। इसके सामने खड़ा वो शख्स से मान नहीं था। मम्मा मुझे माफ़ कर दे, सिर्फ एक बार मेरी बात, बकवास बंद करो, अपनी जो सुनना था पहले का सुन चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर अरशमान ने इसे अपने साथ सख्ती से खींचते हुए दरवाजे के पास लाया और दरवाज़ा खोलकर इसे कमरे से बाहर फेंक दिया। यूँ झटके से छोड़े जाने पर आन जोर से फर्श पे गिरी और तकलीफ से इसके होठों से एक सिसकी निकली, लेकिन वो सिसकी भी अरशमान के चेहरे पर मौजूद नफरत को ख़त्म करने के लिए नाकाफ़ी थी। हमारी शादी ज़रूर होगी, क्योंकि मेरी गैरत एक लड़की को इसकी शादी से पहले छोड़कर उम्र भर के लिए दागदार करना गवारा नहीं करती, लेकिन यकीन जानो मेरे बस में होता तो तुम्हें पलट कर कभी ना देखता। इतना कहकर चश्मान ने इसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो आन गम और खौफ की मिली-जुली कैफियत में वहाँ फर्श पे गिरी रोती रही। इसने नहीं सोचा था कि इसका ये बात कहना शमान को इसका दर गुस्सा दिला देगा। वो शमान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत की बजाय नफरत देखने लगी। आन को कुछ समझ ना आया वो क्या करे, तो इस सुनसान हाल में ही अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर सिसकते हुए रोने लगी। आन बेटा, अम्मा की परेशानी सी आवाज़ पे आन ने आंसू से तर आंखें उठाकर इन्हें देखा, जो परेशान सी कनीज़ के साथ वहाँ खड़े हैरत से इसे देख रही थी। क्या हो गया मेरा बच्चा? अम्मा भी ने आगे होकर आम को कंधों से पकड़ कर उठाया। अभी अम्मा भी के लिए पानी लेने गई रनीस ने इसे रोते देखकर अम्मा भी को बताया था। अम्मान नाराज़ हो गए, अम्मा भी बहुत नाराज़ हो गए हैं। आन ने इतना कहा और उन्हें गले रखकर फूट फूट कर रो दी। अम्मा भी ने परेशानी से रनीस को देखा और इसे अपने कमरे में ले आई। कमरे में आकर अम्मा भी ने आन को बेड पर बिठाया तो कनीस से परेशानी से पानी का गिलास लाकर आन को दिया। अम्मा भी के कहने पर आन ने मुश्किल 2 घूंट पानी पिया और फिर से रोने लगी। क्या हुआ आन, मुझे बताओ तो सही, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा भी के पूछने पर आन ने रोते हुए हर बात इन्हें बता दी। जब अम्मा भी अफसोस से देख कर रही थी, तुमने बहुत गलत किया अमान, आन बहुत, तुम जानती हो ना शमान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुमने इतनी बड़ी बात कहकर इसकी मोहब्बत का सारा मान सारा भरम तोड़ दिया। अम्मा भी की बात पर आन मजीद रोने लगी। इसे यूँ रोता देखकर कनीज़ भी इसके पास खड़ी रो रही थी। मैं अब क्या करूँ अम्मा भी, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ? आन इतना बोलकर अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए बेबसी से रोने लगी। बस करो बेटा, बस जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर देखना इसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। बचपन से अपनी आन को बहुत चाहता है, वो ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रहेगा। अम्मा बी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने साथ लगाया। चलो अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मा बी की बात पर आन ने अपने आंसू पर जब्त बांधा। हाँ, इसका अमान इसे जान से ज़्यादा चाहता था। वो ज़्यादा देर तक से नाराज़ नहीं रह सकता था। इसे सोच रहा था कि वो अपनी माँ को मना लेगी। तुम क्यों रो रही हो? आन के चुप होने पर सूसू की आवाज़ आई तो अम्मा बी ने हैरत से कनीज़ को देखा, जो उनके पास खड़ी रो रही थी, क्योंकि बाजी रो रही हैं। कनीज़ ने मासूमियत से अपनी बाजू से आंसू पोंछते हुए कहा तो अम्मा बी को बेसाख्ता इस मासूम सी गुड़िया पे प्यार आया। उन्होंने इसे पास आने का इशारा किया और उसे अपनी दूसरी जानिब बिठा लिया। मेरी मासूम सी गुड़िया, अम्मा बी ने कनीज़ के माथे में होंठ रखकर कहा और आन की कमर को मोहब्बत से सहलाने लगी। इन्हें भी आन की तरह पूरी उम्मीद थी कि शमान ज़्यादा देर तक आन से नाराज़ नहीं रहेगा, वो जल्दी मान जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये सब अरशमान का गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत के कत्ल पर इस पर हावी होने वाली नफरत थी।
शायद लीज़ा की तबीयत थोड़ी बेहतर होते ही इसे घर वापस लेकर आ चुके थे। इनके घर आते ही सबने शाहिद से कितना पूछा था कि लीज़ा के सब करने की वजह क्या थी, मगर शायद इस बात को टालते रहे। चूँकि लीज़ा अब सही सलामत घर वापस आ चुकी थी, इसलिए अम्मा भी ने फैसला किया कि शादी की तकरीब फिर से रवा कर दी जाए, और 2 दिन के बाद अर्शमान और आन की शादी होना तय पाई थी। लेकिन लीज़ा की हालत और सबके सवालों की वजह से शाहिद ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा, इसलिए वो अपनी और लीज़ा की वापसी की टिकट करवा चुके थे। उन्होंने लीज़ा को बता दिया कल वो यहाँ से चले जाएँगे, और जाने से पहले उन्होंने लीज़ा को अपनी कसम दे दी थी कि वो अब खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, मगर अब लीज़ा भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। लीज़ा ने वैसे से हाथ में पकड़ी बोतल को देखा और उठकर किचन में चल दी। "अरे मैडम, आप यहाँ क्यों आई? मैं दूध लेकर कमरे में आ रही थी ना।" ये वही नर्स थी जिसने लीज़ा से ज़हर मंगवाया था। इस नर्स को शायद ने ख़ास तौर पे लीज़ा का ख़्याल रखने और उसके साथ रखने के लिए रखा था। लीज़ा ने मुर्दा आँखों से नर्स के हाथ में पकड़े गिलास को देखा, उसके पास तक हाथ में पकड़ी बोतल से सारा ज़हर इस गिलास में उंडेल दिया। "मैम, ये आपका आप क्या चुप जैसा कह रही हूँ वैसा करो, तुम जितना चाहोगे इतना पैसा तुम्हें दूँगी।" लीज़ा की बात पर नर्स की आँखें हैरत से फैल गईं। "मम्मी, मैं प्लीज़ ऐसा मत करें, आपको कुछ हो गया तो सर मुझे शट अप।" नर्स की बात तो पूरी होने से पहले लीज़ा ने गुस्से से कहा और अपने हाथ में पकड़े हज़ारों डॉलर्स के हाथों में पकड़ा दिए। नर्स ना चाहते भी इन डॉलर्स को देखा, जिनकी कीमत लाखों में होनी थी। "ये दूध का गिलास जाकर जिसे कहूँ उसे दे दो और फिर वहाँ से गायब हो जाना।" लीज़ा की बात पर नर्स ने हैरत से लीज़ा को देखा। "मम्मी, मुझे डर लग रहा है।" "अगर डर लग रहा है तो ठीक है, ये पैसे मुझे वापस दे दो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं ये काम किसी और से करवा लूँगी।" लीज़ा ने इसके हाथ से ट्रे पकड़नी चाहिए, लेकिन नर्स की पकड़ इस ट्रे पे मजबूत हो गई और उसने एक लालची निगाह हाथ में पकड़े डॉलर्स पे डाली। "किसको देना है ये दूध?" नर्स के सवाल पे लीज़ा के होठों पे एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। "आन मलिक।" लीज़ा ने नफ़रत से कहा, तो इस नर्स की आँखें हैरत से फैल गई, लेकिन फिर इसने इस बात में सर हिला दिया कि जबकि कब से किचन के बाहर खड़ा एक वजूद कितनी इनकी हरकतों को देखता अब लीज़ा की ज़बान पर आन मलिक का नाम सुनकर सकते में आ चुका था।